चलिए प्यारे बच्चों, आपके मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10वां, क्लास 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट जो है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास के बारे में जानेंगे। ये जो क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की, तो बहुत सारी कारण है जो बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन आइए हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये सही बात है कि आज बिहार की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमें हर वो संसाधन की कमी दिन पर दिन होती जा रही है। यहाँ पर ना तो रोजगार है, ना तो कल कारखाना है, ना तो व्यापार है, किसी प्रकार की कोई समस्या संसाधन नहीं है, जिसके कारण आज बिहार की दयनीय स्थिति होती जा रही है। तो इसमें देखेंगे कृषि पर आधारित जनाभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों डी नंबर, यानी जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है, कृषि पर अत्यधिक जनाभार यानी ज्यादा जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है, जिसके कारण जो है कृषि से भी यहाँ के लोगों की आजीविका पूर्ण रूप से अब नहीं चल पा रही है। आइए देखते हैं 2 नंबर। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन है। तो अभी बताए हैं कि बिहार में ना तो कल कारखाना है, ना तो किसी प्रकार के यहाँ पर संसाधन उपलब्ध है, नहीं तो यहाँ पर व्यापार है। यानी अगर व्यापार है भी तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो व्यापार कर नहीं सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर नहीं सकते हैं। तो ज्यादातर लोग आज के समय में बिहार में प्यारे बच्चों ये कृषि कार्य से लग करके जैसे तैसे अपने जीवन को चला रहे हैं, तो राइट आंसर जो होगा आपका ए नंबर। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये मनरेगा। तो आइए पहले मनरेगा के बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो मनरेगा है प्यारे बच्चों, मनरेगा ये सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने का एक व्यवस्था की गई है मनरेगा के तहत, जिसको 2 फरवरी 2006 में पहली बार राजस्थान में लागू किया गया। प्यारे बच्चों, 2 फरवरी 2006 में पहली बार राजस्थान में मनरेगा को लागू किया गया। तो उस समय उसका नाम मनरेगा नहीं था, उस समय उसका नाम था नरेगा। क्या था प्यारे बच्चों? नरेगा। यानी नरेगा नाम से 2 फरवरी 2006 को राजस्थान में पहली बार ये चीज लागू किया गया, और इसी नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा 2009 में किया गया। 2009 में किया गया। और इस नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार मुहैया सरकार के द्वारा कराई जाती है, जिससे वह व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन आसानी से कर सके। बोलिए, समझ में आ गया? उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा मनरेगा और नरेगा। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2009 में। नरेगा पहली बार लागू कहां हुआ? राजस्थान में। कब लागू हुआ? 2006 में। नरेगा का नाम बदला गया, मनरेगा किया गया। तो किस व्यक्ति का नाम उसमें जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी का। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का। यानी नरेगा से नाम बदल करके मनरेगा जब किया गया, तो उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया 2009 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन हम देखेंगे 4 नंबर, ये जो 4 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था। 4 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे कि 4 नंबर जो है हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखना प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को कितने भाग में बांटा गया। तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया। 1 नंबर में प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र, जिसका नाम कृषि भी है, जिसका नाम कृषि क्षेत्र भी है। 2 नंबर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो द्वितीयक क्षेत्र।
कौन क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र, जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अगर हम 3 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों तो सेवा क्षेत्र, कौन क्षेत्र? सेवा क्षेत्र, जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों? 3 भागों में बांटा गया। पहला का नाम प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, दूसरा का नाम द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा का नाम सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में फिर हम आप लोग से समझाएंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। आइए समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके अंदर प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार के पालन हो, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, कछुआ पालन, गाय पालन, भैंस पालन, खनन भी, जो भू पर जमीन के अंदर हम खनन करके कोयला निकालते हैं, अभ्रक निकालते हैं, विभिन्न प्रकार की धातुएं निकालते हैं, उसी खनन को प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों, उद्योगों में जो वस्तुएं बनते हैं उद्योगिक क्षेत्र में, उसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों, चिमनी आ जाएगा, चीनी मिल आ जाएगा, बड़े बड़े साइकिल उद्योग आ जाएगा, बाइक उद्योग आ जाएगा, कार उद्योग आ जाएगा, बर्तन उद्योग आ जाएगा, यानी जितने भी कल कारखाने हैं प्यारे साथियों वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे ये जो सेवा क्षेत्र है प्यारे बच्चों, इस चीज को अगर हम देखें, सेवा क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? तो सेवा क्षेत्र अगर हम देखें तो यह 2 भाग में होगा। कितने भाग में? 2 भाग में। एक सरकारी और एक गैर सरकारी, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। सरकारी क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, गैर सरकारी भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। प्यारे साथियों, जैसे मैं मान लो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं सरकारी तो नहीं हूं, गैर सरकारी हूं, तो मैं भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आऊंगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आऊंगा। एक और चीज सुनिएगा आज के समय में बच्चों, कि आज के भारत के अगर आय में देखें, राष्ट्रीय आय में देखें, तो सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो सेवा क्षेत्र का। आज के समय में यह सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक राष्ट्रीय आय में है, राष्ट्रीय आय में है। उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं को कितने भाग में बांटा गया प्यारे बच्चों? 3 भाग में। पहला का नाम प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, दूसरा का नाम औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा का नाम तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का है प्यारे बच्चों। अब प्राथमिक क्षेत्र का मतलब बता दिए, खनन आ जाएगा, किसी भी प्रकार के पालन आ जाएगा, वन आ जाएगा, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका कमेंट में आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। अभी मैं आपको समझा दिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर 4 नंबर का आंसर क्या होगा। अभी मैं आपको सब बता दिया, आप बताइए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में किसकी प्रधानता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। बिहार में किसकी प्रधानता है प्यारे बच्चों? तो उद्योग तो है ही नहीं, पहले ही बताए हैं। खनिज भी उतना है ही नहीं, पहले ही बताए हैं। पशुपालन थोड़ा बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, किसकी प्रधानता है प्यारे बच्चों? कृषि का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि होगा। अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया? तो मेरे देखने से अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो अंग्रेजों ने भारत में शोषण के साथ साथ विकास भी किया। अंग्रेजों ने भारत में विकास भी किया, लेकिन ज्यादा महत्व वह शोषण पर देते थे, लोगों पर अत्याचार करने पर देते थे। इसलिए प्यारे साथियों, इसका आंसर हम कहेंगे शोषण होगा। हालांकि ए और बी ऑप्शन दोनों दिया है, तो विकास तो किया ही किया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उनका उद्देश्य ही था शोषण करना। तो इसलिए मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों, आंसर जो होगा शोषण होगा। विकास तो किया, इसको हम कतई नहीं नकार सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रह करके विकास किया, लेकिन वो ज्यादा महत्व किस पर देते थे? शोषण पर। उनका उद्देश्य क्या था? शोषण था। इसलिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा शोषण। फिर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे अगर हम प्यारे बच्चों चलेंगे, तो ये 5 नंबर जो प्रश्न है, कितने नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें प्यारे बच्चों, 5 नंबर तो खत्म, 6 नंबर पे, 6 नंबर भी खत्म, 7 नंबर पे आइए। भारत के पड़ोसी देश प्यारे बच्चों,
भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश को अगर हम बात करें, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इस प्रकार अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो 7 को जो है आपका पड़ोसी देश है और 2 जलीय पड़ोसी देश है। 2 जलीय पड़ोसी देश है, 2 जलीय पड़ोसी देश है प्यारे बच्चों, और 7 को कौन देश है? पड़ोसी देश है। आप सभी को मालूम होगा ये 7 देश का नाम कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि 7 को देश जो है पड़ोसी देश कौन कौन है। और ये बता देते हैं तो आप ये बताइए कि 2 जो जलीय पड़ोसी देश है, 2 जो जलीय पड़ोसी देश है प्यारे बच्चों, इस 2 जलीय पड़ोसी देश का नाम जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताएं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां हम देखेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अभी मैं आपको 4 या 5 नंबर क्वेश्चन जो पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि तृतीय क्षेत्र का नाम क्या हो सकता है? ये सोचा नहीं, सेवा होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? सेवा होगा। सेवा क्षेत्र, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाएगा? किस क्षेत्र को? तो तृतीय क्षेत्र का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, क्या होगा? सेवा क्षेत्र होगा। क्या होगा? सेवा क्षेत्र होगा। तो आप समझ गए कि सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र कहेंगे या तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहेंगे। प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहेंगे, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? कितने सूचक हैं? फटाक फटाक आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करें। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है प्यारे बच्चों? 3 सूचक है। कितने सूचक? 3 सूचक है। मानव विकास सूचकांक के प्यारे बच्चों कितने सूचक है? 3 सूचक। बोलिए, हम बता दें या आप लोग कमेंट में बताइएगा? अगर आप लोग कमेंट में बताते तो और ही बेहतर होता, आपको भी समझ में आता। चलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं कि मानव विकास सूचकांक के 3 तो सूचक है, लेकिन कौन कौन बताना है आपको। 1 नंबर अगर हम बता दें तो 2 गो कमेंट आप लोग करके बताइए कि 2 गो जो है क्या क्या होगा। अगर हम कहें प्यारे बच्चों शिक्षा का स्तर, शिक्षा पहला क्या है? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो पहला सूचक है शिक्षा। पहला सूचक है शिक्षा। चलिए 2 कमेंट आप फटाक फटाक करके बताइए प्यारे बच्चों। अगर इस कमेंट को आप लोग बताते हैं फिर मैं आगे उसके बारे में और बेहतर बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 10 नंबर, कितने नंबर? 10 नंबर। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी प्यारे बच्चों? 2008 से 9 में भारत में औसतन प्रति व्यक्ति आय कितनी थी प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, आप सभी को क्लास में भी मैं पढ़ाया हूं। इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा 25,494 रुपया होगा। कितना होगा? 25,494 रुपया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं प्यारे साथियों, आप लोग जल्दी से कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। 1 बता दिए हम प्यारे बच्चों कि शिक्षा, और 2 और 3 आपको बताना है। आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों मेरे कि ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिए। राइट आंसर होगा 25,494 रुपया प्यारे साथियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम चलेंगे प्यारे साथियों तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? अब तो बताया है ना, अभी तोड़े हैं कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया प्यारे साथियों। प्यारे बच्चों बताओ कि भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया। यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको कमेंट में बताइए, क्योंकि इससे पहले मैं तोड़ करके बताया हूं कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में हम लोग बांटे हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा और दोनों का नाम भी कमेंट करना है कि कौन कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे प्यारे साथियों। अगर मैं 12 नंबर क्वेश्चन पे चलूं तो 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग
देखें 12 नंबर। हाँ आइए 12 नंबर जो क्वेश्चन यहां पर मिला कि जिस देश की बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख करके मिजाज गदगद हो गया। आओ बताओ इस क्वेश्चन को, एक एक चीज हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, अगर याद हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। आपके कमेंट करने से पहले मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं बताता हूं। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्यारे बच्चों अधिक होती है, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्यारे बच्चों अधिक होती है, उस देश को कहते हैं प्यारे साथियों विकासशील देश तो नहीं होगा, विकसित देश होगा। क्या होगा? विकसित। यानी जिस देश के लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वह देश विकसित होता है, और जिस देश के लोग कम पैसा कमाते हैं वह देश विकासशील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, आप लोग को जब हम क्वेश्चन पढ़ाए थे कि अर्थव्यवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों, 3 भागों में, पूंजीवादी, राष्ट्रवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। आइए ना क्वेश्चन को देखते हैं, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा क्वेश्चन। भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, ये तो गलत होगा। पूंजीवादी, ये भी गलत होगा। ये है मिश्रितवादी, यह दोनों तरीका का कार्य यहाँ पर होता है। इसलिए भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मिश्रितवादी आर्थिक व्यवस्था लागू है। अगर हम बात करें पूंजीवादी को तो अमेरिका में पूंजीवादी है। कहां है बच्चों? अमेरिका में पूंजीवादी है। अगर हम बात करें प्यारे साथियों समाजवादी की, तो समाजवादी की अगर हम बात करें तो चीन और क्यूबा जैसे देश जो है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका जो देश है यह पूंजीवादी वाला देश है, और भारत जो देश है यह मिश्रितवादी वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। बोलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उतारते चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों देखना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर लाजवाब क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? अगर हम बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद सबसे पहले समझ लीजिएगा कि आपको एक चीज योजना आयोग, योजना आयोग जब 1950 ईस्वी में स्थापना किया गया था, तो इसी योजना आयोग से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया प्यारे बच्चों 1952 ईस्वी में, और योजना आयोग का गठन किया गया प्यारे साथियों 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में डेट बताओ, हम आपके लिए कमेंट में छोड़ रहे हैं, आप कमेंट में बताना प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया, लेकिन किस मंथ में, किस डेट को किया गया, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें। ये योजना आयोग 1950 में बना था प्यारे बच्चों, लेकिन डेट बताना है कि कब बना था, डेट बताना है कि कब बना था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो प्रश्न है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। योजना आयोग को भंग कर कौन सी आयोग बना? चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि योजना आयोग को भंग कर क्या बना था प्यारे साथियों? नीति आयोग बना था। क्या बना था? नीति आयोग बना था। योजना आयोग को आपसे बताए थे कि योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में जब किया गया, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 1952 ईस्वी में, और इसी योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। जानते हो कब प्यारे बच्चों? अगर आप जानते हैं तो 2 शब्द हम लिखे और 2 शब्द आप लोग लिख करके बताइए कि यहां कौन सा शब्द भरे कि वहां पर नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का नाम भंग कर बदलकर नीति आयोग 2000 कब किया गया था? हम नहीं बताएंगे, आप लोग प्लीज कमेंट करें और बताएं कि क्या कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अभी बताएं प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, अभी बताएं कि इनमें से किस देश में मिश्रित। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अमेरिका। अमेरिका में कैसे होगा? अमेरिका तो बहुत आगे है। यहां होगा
ये पूंजीवादी है। कौन वादी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चीन प्यारे साथियों ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है और ये भारत मिश्रित है। भारत क्या है प्यारे बच्चों? मिश्रित है। तो इसका राइट आंसर बता दो कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा राइट आंसर प्यारे बच्चों भारत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतर तरीका से समझ रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों में कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा 40%। कितने परसेंट? 40%। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर कितना प्यारे साथियों? 18। क्वेश्चन नंबर कितना प्यारे साथियों? 18। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों में संबंधित नहीं है? आइए, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। आप पढ़े हैं आर्थिक विकास के कितने भाग? 3 भाग। पहिलका के नाम कृषि क्षेत्र, दूसरका के नाम औद्योगिक क्षेत्र और तीसरका के नाम सेवा क्षेत्र। तो आई जौन एगो लास्ट में लौकता कौन चीज? सहकारी क्षेत्र। तो ये नु होई हमारे आंसर हुआ गलती। नहीं है तो नहीं है प्यारे बच्चों। कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र भी है, सेवा क्षेत्र भी है, लेकिन सहकारी क्षेत्र नहीं है। इसलिए राइट आंसर प्यारे साथियों डी होगा। आइए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाजवादी यानी पूरे समाज के लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, पूरे समाज का हक अधिकार होता है। तो आइए समझते हैं आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर, लोक कल्याण पर। यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। सभी लोगों का कल्याण करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, किसी भी प्रकार की संसाधनों का उपयोग करने के लिए बताया जाता है, सभी लोगों के लिए उसमें चिन्हित नहीं किया जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति को जोड़ा गया? अभी आपको बता रहे थे 3 नंबर की 4 नंबर क्वेश्चन जो बता रहे थे उसमें बता रहे थे कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया। तो प्यारे बच्चों इसका नाम था नरेगा, बाद में बनाया गया मनरेगा म से महात्मा गांधी। तो राइट आंसर डी होगा। 2009 में जोड़ा गया, 2009 में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे मेरे बच्चों। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप लोग प्यारे बच्चों एक नाम सुने होंगे जो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास सूचकांक के अनुसार जब पहली बार भारत में 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में आया था तो उस समय सबसे अच्छा स्थान केरल का था, सबसे अच्छा स्थान केरल का था। और उसी में एक शब्द आया था मारू, यानी BI से अगर हम बात करें प्यारे बच्चों बिहार और M से मध्य प्रदेश, कौन प्रदेश? A से असम और R से प्यारे बच्चों राजस्थान और U से यूपी। यानी जब पहली बार 2002 में मानव विकास सूचकांक के तहत एक रिपोर्ट जारी हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भारत में, तो जानते हो उस समय बताया गया था कि ये 5 गो राज्य जो है भारत का बीमारू राज्य है जिसको इलाज करने की जरूरत है। अगर इन सभी राज्यों का इलाज नहीं हुआ तो भारत दिन प्रतिदिन गर्त में जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सभी राज्य दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करते गया, लेकिन हमारा अपना जो बिहार है जहे के तहे रह गया, आगे नहीं बढ़ा। इसका कारण क्या है? आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो बिहार है पिछड़ा आज भी रह गया, कल भी था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों सी, बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि बीमारू शब्द में कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य आते हैं। आपको नाम बता दिए बिहार, असम, यूपी।
आगे देखते हैं इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, आर्थिक क्रियाओं का मनोरंजन करना, नो। समाज सेवा करना, नो। परोपकार करना, नो। जीविकोपार्जन करना है। जब हम अपना जीविकोपार्जन ही नहीं करेंगे तो मनोरंजन कैसे करेंगे? जब हम अपना जीविकोपार्जन नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो इस समाज सेवा कैसे करेंगे? जब हम हमारा खइबे नहीं करेंगे, ताकते नहीं रहेगा, तो परोपकार क्या करेंगे? इसलिए प्यारे बच्चों हमारा आंसर कौन होगा? जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन आंसर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि हरित क्रांति जो है प्यारे साथियों, हरित क्रांति अभी तो आपको मैं बताया नहीं हूं, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं कि हरित क्रांति के अगर बारे में हम जाने, हरित क्रांति के बारे में जाने, तो 1967 से 68 में यह चीज उत्पन्न हुआ था। 1967 से 68 में यह चीज उत्पन्न हुआ था। अर्थव्यवस्था हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति गेहूं के कृषि से संबंधित था। किससे संबंधित था? कृषि से। तो कृषि को कौन क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम पूरे समाज का कल्याण करते हैं, न कि निजी लाभ देखते हैं, न का मूल तंत्र देखते हैं, सामाजिक कल्याण करते हैं, संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं बताया हूं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्यारे बच्चों बताना, कृषि प्राथमिक से संबंधित है, खनन भी प्राथमिक से संबंधित है, और यह भी बताया है कि दुनिया का कोई भी पालन है वह प्राथमिक से संबंधित है। तो यूं आप लोग आंसर बता सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि है, पशुपालन है, खनन है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि बेहतर आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर प्यारे बच्चों अगर हम प्रश्न नंबर की बात करें 25, प्रश्न 25 हो गया। 26 को अगर हम लोग देखे हैं प्यारे साथियों, तो 26 नंबर भी क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं अभी नहीं बताया हूं, लेकिन आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल कैसे होता है। निम्न में नहीं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? प्यारे बच्चों मेरे, ये नीति आयोग जो है योजना आयोग का दूसरा का नाम है। योजना आयोग का दूसरा का क्या है? नाम है। योजना आयोग का दूसरा का नाम कौन सी? नीति आयोग। योजना आयोग का स्थापना जब 1950 में किया गया, जिसका अध्यक्ष होते हैं प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रधानमंत्री। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में। इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। और वर्तमान का अध्यक्ष बताओ प्यारे बच्चों, योजना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए मैं बताता हूं कि वर्तमान अध्यक्ष इसका अभी का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और प्रथम योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब 1950 में इसका स्थापना किया गया प्यारे बच्चों। लेकिन बाद में समय परिवर्तन होते गया, इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। जानते हो कब? आइए जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया प्यारे बच्चों। योजना आयोग के बारे में फिर से समझ ले। योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का अभी वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। आगे बढ़े, चलिए उम्मीद है कि आप सब बेहतर तरीका से समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगर हम देखें कि निम्न में कौन से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो आइए हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि निम्न में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, यूं बना लीजिएगा, यूं। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? पागल, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कई बार बताओ आंसर। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र होगा,
होगा नहीं। कृषि क्षेत्र होगा, होगा, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी होगा। इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा का नाम कृषि क्षेत्र होता है प्यारे साथियों। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आर्थिक विकास के कई गो क्षेत्र? 3 गो। पहले का कृषि, दूसरा का औद्योगिक और तीसरा का सेवा। तो यहां कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास प्यारे बच्चों संभव नहीं है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोले थे कि बिहार का जब तक हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे भारत का विकास संभव नहीं है। भारत का विकास संभव नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया प्यारे साथियों? 3 बार क्वेश्चन को बता चुके, डेट नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें डेट दिया हुआ है प्यारे साथियों 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। बोलिए कोई दिक्कत? यही बोल रहे थे आपको कमेंट में, आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। कृषि के विकास करना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? आइए समझते हैं। पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में प्यारे साथियों। दूसरा का 1956 से 1961। इसमें कह रहा है कि कृषि के विकास करना किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया, यानी किस पंचवर्षीय योजना में गवर्नमेंट के द्वारा सबसे अधिक कृषि पर बल दिया गया। आइए इसका राइट आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार कृषि पर जोर दिया गया, बल दिया गया कि भारत में कृषि का उत्पादन अधिक से अधिक हो, जिससे यहाँ के लोगों को खाने पीने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न कहता है, उस प्रश्न को अगर हम देखें, प्रश्न नंबर कृषि का विकास करना पंचवर्षीय, तो इसका होगा राइट आंसर पहला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृषि के विकास, हाँ 32 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें प्यारे बच्चों, कै नंबर? 32 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, 32 नंबर, कै नंबर? 32 नंबर प्रश्न। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि मानव विकास जो सूचकांक है HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, HDI जो है प्यारे साथियों, HDI का प्रकाशन कौन करता है प्यारे साथियों? तो UNDP संस्था के द्वारा की जाती है। UNDP संस्था के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 33। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। हम बताए हैं प्यारे बच्चों कि जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2002 ईस्वी में थे, कितने? 2002 ईस्वी में, तो पहली बार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत में जारी किया गया था। और उसी समय यह बताया गया था प्यारे बच्चों कि सबसे अच्छा केरल, और उसी के बाद उसमें बीमारू के बारे में चर्चा की गई थी कि 5 जो राज्य है वो भारत का आज भी बीमार है, उसको इलाज करने की जरूरत है। इलाज अगर हो जाएगा तो बहुत आगे चला जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन पे अगर आते हैं हम लोग, 34 क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं प्यारे साथियों, तो 34 नंबर 34, हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? बहुत ही सुंदर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ सेवा क्षेत्र को मिला प्यारे बच्चों। किस क्षेत्र को मिला? सेवा क्षेत्र को मिला। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम आय कितनी कैलोरी? तो देहात के लिए समझिएगा, ग्रामीण के लिए अगर हम बात करें तो ग्रामीण ऐसे भी ज्यादा खाते हैं तो 2400 कैलोरी, और अगर शहरी क्षेत्र के लिए बात किया जाए, शहरी क्षेत्र के लिए तो 2100 कैलोरी।
तो आप समझ गए, ग्रामीण पूछेगा तो 21-2400 और शहरी पूछेगा तो 2100। जानता रहा का है पूछो, काहे कि जो शहर गांव के जो लोग होता है मेहनत ज्यादा करते हैं और खाते भी जाते हैं, और शहर के लोग मेहनत थोड़ा कम करते हैं और खाते भी कम है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी प्यारे बच्चों? राजस्थान से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। फिर अगला कल मैं आप सभी के बीच लेकर के आऊंगा इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। ऐसे ऐसे पूरी किताब का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल का मैं पूरे ऑब्जेक्टिव आपको साथ कराऊंगा, एक एक प्रश्न कराऊंगा। कल मैं लेकर के आऊंगा आपको इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।